नमस्कार दोस्तों, कबीर ग्लोबल स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जहां हम उस एग्ज़ाम की बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है, जिसकी परीक्षा अगस्त 3 से शुरू हो रही है और ये 20 से 22 दिनों तक जो परीक्षाएं चल रही हैं, ये परीक्षा बिल्कुल सीबीटी बेस्ड है। सीबीटी बेस्ड का मतलब आप सभी जानते होंगे, जितने भी नए बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट जितने भी पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम्स क्या होते हैं। सीबीटी बेस्ड मतलब हो गया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है और ये एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सामने कंप्यूटर की तरह खुलेगा और उसके सामने आप बैठकर उस पेपर को बिल्कुल किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसकी तरीके से देखा जाए तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसके आधार पर हम आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई सेट के साथ मैं आपके सामने इस रेलवे ग्रुप डी में साइंस के पोर्शन को लेके आ रहा हूं। अब इस साइंस के पोर्शन में क्या क्या आपके सामने आया है, कौन कौन से क्वेश्चंस है, कैसे कैसे क्वेश्चंस है, वो सारे आएंगे। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ 25 क्वेश्चन साइंस से आता है और इसको आप कितने कम समय में, कितने जल्दी और कितने फास्ट कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपसे डिटेल में भी चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से और कैसे, ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चंस प्रोबेबली, इट मीन्स कि संभावित रूप से वो आने की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी इस रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो चल रही है उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। और इंपॉर्टेंट के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस चैनल पे जितने लोग भी नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उनके साथ शेयर जरूर करें जो बिल्कुल चीज़ों को आसान वे में, बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस साइंस के प्रैक्टिस सेट को जरूर उनके साथ शेयर करें। आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसमें देखा जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके सामने। और वो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं आपके सामने। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है यदि यह 3.0 सेकेंड तक गिरता है और ग्रेविटी जो इसकी बता रही है वो बता रही है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग, वेग मतलब कितना होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन कह रहा है कि 30 मिनट पर सेकंड के हिसाब से, 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से और 40 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये गिर सकता है। तो इसका जो आंसर हो सकता है, सीधे से क्लियर सा दिखा रहा है कि आंसर में ही, क्वेश्चन में ही इसके आंसर्स हैं। और इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इसमें आंसर लाने के लिए आपको इस 10 से 3 में या 3 में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और आप सभी जानते हैं कि 10 का यदि मल्टीप्लिकेशन हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ए इज द करेक्ट। 30 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से ये पिंड उस ऊंचाई से गिरेगा और गिरने के बाद उसका जो अंतिम वेग होगा वो हो जाएगा सीधे सीधे 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन की मार्जन क्रिया, साबुन की मार्जन क्रिया में मिसल की मुख्य भूमिका क्या होती है। ठीक, अब आप सभी जानते हैं कि हम अपने घरों में साबुन को यूज करते हैं और यूज करने के हिसाब से देखा जाए तो कि साबुन जिस तरीके से यूज किया जाता है किसी भी कपड़े को धोने के लिए, किसी भी ऐसे पर्टिकुलर डस्टी पार्ट्स को धोने के लिए, तो हम देखते हैं कि उसको धोने के लिए जिस तरीके से इसका मिसल्स का यूज किया जाता है वो मुख्य क्या कार्य कर सकता है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि ए, जल की कठोरता कम करता है, बी कह रहा है कि जल से फेन उत्पन्न करता है, सी कह रहा है कि जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करता है और डी कह रहा है कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना ही होता है। इट मीन्स कि हम साबुन जब यूज करते हैं किसी ना किसी कपड़े, किसी ना किसी डस्टी पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना
और हटाना ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछ रहा है लेंस की शक्ति को के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब इसको फिल करना है जो ब्लैंक वाला हिस्सा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये बता क्या रहा है ये देख सकते हैं। कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी के वर्ग में, बी कह रहा है मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, सी कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी और अपवर्तनांक के गुणनफल में, और डी कह रहा है कि छवि दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उस आंसर में देखा जाए तो लेंस की शक्ति को बी वाला पूरा करता है कि मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आंसर इज द बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित क्वेश्चन मिल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखा जाए क्या क्या पूछा है। ए कह रहा है किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है, बी कह रहा है कि किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है, सी कह रहा है किया गया कार्य बल की दिशा में के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, डी कह रहा है कि किया गया कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। तो कथन सही पूछा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, तो आप ये देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य बल की दिशा में के आधार पर या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक हो सकता है, मतलब दोनों दिशाओं की तरफ जा सकता है, इसलिए ऐसा इसमें आंसर होगा और आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। ये ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा है नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, बी कह रहा है किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, सी कह रहा है विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, और डी कह रहा है विलयन का आयतन प्रतिशत के रूप में। तो इसका पूछा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत में नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। ये ध्यान रखिएगा, अस्थमा एक बीमारी होती है जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है, लेकिन उस रिस्पायरेटरी सिस्टम में किस भाग को वो प्रभावित करती है, इसमें इसका क्वेश्चन बना है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आएंगे, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए श्वास नली ट्रैकिया को प्रभावित करता है, बी डायफ्राम को प्रभावित करता है, सी ब्रोंकी या ब्रोंकियोल्स को प्रभावित करता है, और डी एल्वियोली को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्वसन से संबंधित है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को ये प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसपे ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या इसको प्रभावित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे स्थित है। सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे स्थित है, यह बता रहा है। तो पहला है ए सोडियम, बी कह रहा है पोटेशियम, सी कह रहा है सोना, और डी कह रहा है लोहा। तो इसके आधार पर देखा जाए तो सब कौन सी धातु है जो सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे स्थित है, वो है लोहा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आयरन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है, ध्यान रखिएगा, एक मुद्रित सामग्री है, उस पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी गई है, अब पट्टी रखी गई है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा किस कारण होता है। अब इसका आंसर देख लीजिए क्या हो सकता है। ए कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन, बी कह रहा है प्रकाश का ध्रुवीकरण, सी कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और डी कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो उभरे हुए अक्षर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे रिप्रेजेंट करता है प्रकाश के प्रकाश के अपवर्तन को ये प्रदर्शित करता है, और जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल
सवाल की बात किया, उसमें कुछ भरना है, ये गैप ब्लैक है। और ये हो गया क्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। ठीक, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जो उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उस संख्या को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हो रही है तो एक प्रक्रिया बताई जा रही है कि जिसमें जल और पोषक तत्व की उपलब्धता हो, तो वो ऐसा क्या करता है जिससे कि अपनी वृद्धि को बना सकता है। तो इसमें कह रहा है ए होगा मुकुलन बडिंग, बी कह रहा है खंडीभवन फ्रेगमेंटेशन, सी कह रहा है परागण पॉलिनेशन, और डी कह रहा है बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझना है आपको कैसे। मुकुलन, खंडीभवन, परागण और बीजाणु निर्माण में इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खंडीभवन फ्रेगमेंटेशन होता है। इट मीन समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल क्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित हो जाते हैं। गुणित पूछ रहा है क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हमेशा इस तरीके से होने चाहिए। ठीक है, इसलिए ये जो ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम आते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे। ए क्या कह रहा है, मुकुलन बडिंग। बडिंग ये आउट ग्रोथ होती है जो उस पर्टिकुलर बॉडी में होती है, और ये अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है, इसलिए ये बडिंग की प्रक्रिया दूसरी हो गई। ठीक, परागण की बात कर रहा है, मीन्स की पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन ये पौधों में होता है, जो परागकण होते हैं उस परागकण को दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परागण के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें डी वाला कह रहा है कि बीजाणु निर्माण। इट मीन्स कि जो परागण है उस परागण की फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया हो रही है, जो परागकण है, ठीक है, वो परागकण के बनने की प्रक्रिया को ही हम बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इसलिए अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, फर्मेंटेशन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। अब इसको देख लीजिए, इसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं देखा जा सकता है। बी कह रहा है कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है, और सी कह रहा है विलयन का तापमान गिर जाता है, और डी कह रहा है अपक्रिया प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट की विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें दो कथन दिए गया है। एक कथन कह रहा है कि विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, और कथन दो कह रहा है 1 वोल्ट बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम के नाम से होता है। तो ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन कह रहा है कि ए, कथन ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी कह रहा है केवल कथन 1 सही है, और सी कह रहा है केवल कथन 2 सही है, और डी कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर इज द बी, केवल कथन 1 सही है, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिसे अंडे उत्पादन, देखना पोल्ट्री जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जिससे अंडा निकाला जाता है वो कौन सी लेयर होती है, वो कौन सा पक्षी होता है जिसको इस कंडीशन में यूटिलाइज किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि एक होता है ए कॉमन कार्प, बी कह रहा है मिल्च, सी कह रहा है लेयर्स, और डी कह रहा है ब्रॉयल्स के नाम से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो लेयर्स को ही यूटिलाइज किया जाता है, जहां से वो पक्षी अंडे को उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा, ध्यान रखिएगा, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है। अब आप सोचिए कि ये कोशिका विभाजन से जुड़ा हुआ एक ऐसा विधि के बारे में पूछ लिया है जिसमें द्विगुणित का मतलब होता है 2n गुणसूत्रों को अगुणित मतलब n में युग्मों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें कह रहा है कि ए द्विखंडन बाइनरी फिजन होता है, बी असूत्री हेमाटोसिस, सी कह रहा है समसूत्री माइटोसिस, और डी कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका जो आंसर होगा कि ये नंबर को रिड्यूस कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि नंबर
की संख्या को कम कर रहा है, और कम करने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें नंबर ऑफ 2n को n और n में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि 2n के नंबर को अलग किया, कम किया जाता है, जिसमें अर्धसूत्री, और अर्ध का मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या को आधा कर देना, इसलिए यह पर्टिकुलर प्रोसेस ही अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें कुछ और चीजें हैं जिसमें कह रहा है कि ए द्विखंडन बाइनरी फिजन। अब यहां समझ लीजिए कि बाइनरी मतलब होता है दो, और फिजन का मतलब होता है टूटना। ठीक, कोई भी प्रोसेस में यदि कोई भी सेल एक बराबर कंडीशन में जाते हुए, ठीक, दो बराबर भागों में टूट जाता है, उसको हम बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। असूत्री विभाजन कि जब भी कोई चीज नई चीज बनने वाली है, उसमें किसी भी तरह के गुणसूत्रों का विभाजन कह सकते हैं कि नहीं होता है, सीधे सीधे वो डिवाइड होकर नया चीज बना लेता है, इसलिए उसको असूत्री विभाजन के रूप में हम जानते हैं। समसूत्री विभाजन का नाम सीधे सीधे कह रहा है कि सूत्री विभाजन, जिसको हम माइटोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2n की संख्या 2n में ही बनी रहती है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा बराबर रहते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा बराबर रहते हैं उसको हम समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और उनके साथ शेयर जरूर करें जो इस चैनल के साथ नए हैं, जुड़ रहे हैं, और उनके साथ शेयर जरूर करें जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये बता रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, और एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब इसमें समय की बात कर लिया है, तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ है, तो इसमें कह रहा है कि ए कह रहा है कि 0.2 सेकेंड लगेगा, बी कह रहा है 50 सेकेंड लगेगा, सी कह रहा है 5 सेकेंड लगेगा, और डी कह रहा है 0.02 सेकेंड लगेगा। क्योंकि एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज की बात कर रहा है, तो एक तरंग पूरी होने में कितना समय लग सकता है, तो वो 1 सेकेंड से भी कम लग सकता है, तो उसका कुछ हिस्सा लग सकता है, इसलिए इसका आंसर जो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 0.02 सेकेंड का समय लेगा एक तरंग को पूरा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो बायो के क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से डीप वाले पूछा जा रहा है, और ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जब आप समझे रहेंगे तो आप कर पाएंगे, यदि समझे नहीं रहेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो उसका मैं एक सिंपल सा आपको बात बताता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा और इसको करने में आपको आसानी रहेगी। इसमें कह रहा है कि ध्यान रखिएगा, कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता, ध्यान रखिएगा वेरिएशन लाना है। वेरिएशन मतलब कोई एक तरह का दिखे ना, उस वेरिएशन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए वो प्रोसेस की जाती है। इसमें कह रहा है ए लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सी विषमपोषी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और डी परिवहन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रजातियों में विविधता लाई जाती है, इसलिए इस प्रक्रिया के लिए सबसे जरूरी जो प्रक्रिया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला है। लैंगिक जनन के द्वारा ही किसी भी जीव में जो वेरिएशंस आते हैं वो दिखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल्स के रूप से जाना जाता है, और आने वाली पीढ़ी में वही डीएनए को ट्रांसमिट किया जाता है, जो अपने साथ लक्षण लेकर दूसरी पीढ़ी में, नई पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है। और उसी की वजह से ही ये वेरिएशन जनरेशन बाय जनरेशन बनती या बढ़ती चली जाती है। ठीक, अब इसमें कुछ और चीज़ें क्या है कि ये स्वपोषी पोषण की बात कर रहा है, कि मतलब कि ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स या पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी मतलब कि ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हों, वो होते हैं। और परिवहन की बात कर रहा है, तो जिसमें जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर किया जाता है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, वह क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु हेटेरो एटम नहीं होता है। ठीक, इसमें कह रहा है ए हेलो एल्केन, बी कार्बोक्सिल अम्ल, सी कीटोन, और डी
अल्कोहल के नाम से होता है। ठीक, तो क्लियर रखिएगा कि इसमें जो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप में COOH के रूप में, ठीक, और इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और इसमें भी OH के रूप में प्रेजेंट होता है। इसलिए बचा क्या, बच रहा है ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हेलो एल्केन्स के रूप में आता है जिसमें कोई भी कार्बन विषम परमाणु प्रेजेंट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक, अब इसमें जो आप देख सकते हैं क्या कर सकता है कि इसमें कह रहा है किसी यौगिक में तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में पाए जाते हैं, किसी अपक्रिया में के दौरान परमाणुओं को छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। और इसमें कह रहा है कि किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो कह रहा है कि ए अपने मार्ग पर चलती हुई कार, बी नियत चाल से घूमते हुए पंखे का ब्लेड, सी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, और डी अपनी पटरी पर चलती हुई ट्रेन होती है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन, इसको ऐसे समझ लेते हैं तो ऑप्शन में क्या आ सकता है, मार्ग पर चलती हुई कार चल रही है, कभी भी ब्रेक लग सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो रुक सकता है। ठीक, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक समय बाद रुकेगा और फिर वापस आएगा, ये क्लियर हो जाता है। फिर कह रहा है कि अपनी पटरी पर चलती हुई ट्रेन भी एक्सीडेंटली के रूप में रुक सकती है, या कहीं पे भी किसी स्टेशन पे, बड़े या छोटे स्टेशन पे कुछ समय के लिए वो रुक सकती है, इसलिए उसके नियत में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो बी कह रहा है कि नियत चाल से घूमते पंखे की ब्लेड जो एक समान वृत्तीय गति को दिखाता है और हमेशा रोटेट होता रहता है इस कंडीशन में, चाहे सीलिंग का फैन हो जाए या फिर कोई भी टेबल फैन हो जाए, वो दिखाता है। ठीक, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है। ये आप देख लीजिएगा, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल डीप से लेके पूछा गया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर साइंस में खासकर बायोलॉजी से आएंगे जरूर, इसलिए इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। ए कह रहा है कि दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा, बी कह रहा है जाइलम, सी कह रहा है हरित क्लोरेन्काइमा, और डी कह रहा है पोषवाहक। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हरित ऊतक। अब ध्यान देखिएगा, कौन सा ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है, वो होता है सी हरित ऊतक क्लोरेन्काइमा। क्योंकि क्लोरेन्काइमा के पास होता है क्लोरोफिल होता है, और आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ये आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइलम क्या करता है, ये वाटर H2O प्लस मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से, जड़ से ऊपर की तरफ। ध्यान रखिएगा, जड़ से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है कौन, जाइलम। ठीक, और ये जो है पोषवाहक का मतलब हो गया कि ये पोषक तत्वों को ऊपर से नीचे जड़ की तरफ लेके आता है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और दृढ़ ऊतक क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा, ये बिल्कुल उस पर्टिकुलर पौधे के अंदर स्ट्रेंथिंग देने का काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या देने का काम करता है, स्ट्रेंथिंग मतलब मजबूती देने के लिए काम करता है, इसलिए इसका दृढ़ ऊतक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कुंडली का प्रतिरोध 44 है और यदि इससे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी। अब इसमें पूछा है, ध्यान रखिएगा कि जो इसका शक्ति मतलब होता है P मतलब पावर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, या फोर्स कह सकते हैं, ठीक है ना, P मतलब फायर या फोर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो शक्ति मतलब पावर होता है, तो इस पावर की जो बात हो रही है तो पावर कितना यूज कर सकता है, ये इसमें पूछा जा रहा है, कितना ये कर सकता है। तो इसके लिए देखा जाए तो कुछ सूत्र होते हैं, P = V²/R, ये इसका सूत्र होता है। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए जो जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 220 × 220 भागा
बटे हो जाएगा 44। अब इसको यदि हम काट देते हैं सीधे सीधे 5 का होगा, और 5 को यदि हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आंसर हो जाएगा। अब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। 1100 वोल्ट को ये पावर यूज करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का उत्कृष्ट उदाहरण है, और इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। कह रहा कि ए कक्षीय गति के कारण वस्तु का द्रव्यमान बदलता रहता है, फिर कह रहा है कि बी कुल यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षित करता है, और सी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए बहुत ही अधिक होती है, और डी कह रहा है कि गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा कि गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, इसलिए वो परिक्रमा जब पृथ्वी करती रहती है तो उसकी गति हमेशा बदलती रहती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है जब एक नैफ्थलीन बाल को खुली जगह पे धातु की प्लेट में जलाया जाता है। अब इसको देख लीजिए क्या दिखाएगा, ये आप देखिएगा। ठीक, बिना किसी निक्षेप के पीली ज्वाला के साथ जलता है। बी कह रहा है काले कजली निक्षेप के साथ नीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक, सी कह रहा है कि नीली ज्वाला के साथ जलता है, और डी कह रहा है काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, काले कजली के निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ ये जलता है। ये नैप्थलीन बॉल की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो जनन मतलब क्या है, अब ध्यान रखिएगा, जनन मतलब क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। जब आता है, पहला कह रहा है ए श्वसन के लिए, बी पाचन के लिए, सी रक्त परिसंचरण के लिए, और डी लक्षणों की वंशागत के लिए। अभी मैंने आपने पिछले क्वेश्चन में बताया डीएनए क्या करता है। ये डीएनए नाम आ जाए तो मतलब क्या है कि वो सीधे सीधे ये करेगा कि वो लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम कर रहा है। इसका मतलब कि लक्षणों की वंशागत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन कल्चर फिशरी शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब ये देख लीजिए, ए कृत्रिम संसाधनों से मछलियां पकड़ना, बी समुद्री जल से मछलियां पकड़ना, सी मछलियों का पालन, और डी प्राकृतिक संसाधनों से मछलियां पकड़ना। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मछली पालन से जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी है, मछलियों का पालन करना ही कल्चर फिशरी शब्द का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक, या वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ये आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने बिल्कुल आ सकते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने बिल्कुल आए रहेंगे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ए कह रहा है कि इसकी यौगिक प्रकृति, बी कह रहा है प्रायोगिक त्रुटि, सी कह रहा है आयनों की उपस्थिति, और डी कह रहा है समस्थानिकों की उपस्थिति के रूप में होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान, ठीक, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मास में इसका कारण होता है, वो समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये जो क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि जब मुझे करा के इतना आनंद आया है तो आपको पढ़कर भी आनंद आया होगा, आपको सॉल्व करके भी आनंद आया होगा। तो प्लीज इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।